नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। कई वीडियोस में इस पे बना चुका हूं। दोबारा से बहुत सारे कमेंट आए। स्टॉक ने जब गेन करना स्टार्ट करा, स्टॉक ने जब रैली स्टार्ट की, 50% का गेन एक महीने में मिल चुका है लोगों को। क्या अभी भी आपको खरीदारी करनी है, खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करना है? 100 मिलियन के आसपास का यहाँ पर आज वॉल्यूम है, वॉल्यूम तगड़ा है। सेबी ने दो बड़े फैसले लिए हैं इस कंपनी को लेकर के, उनकी बात करेंगे। साथ में कुछ खबरों की भी चर्चा यहाँ पर होगी कि आपको खरीदारी करनी है, टारगेट क्या लेकर के चलना है, कितने टाइम फ्रेम के लिए करना है। और जो बड़े नाम यहाँ पर शामिल हैं, केनरा बैंक ने खरीदारी कर रखी है इस स्टॉक में, अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसमें निवेश किया हुआ है। तो क्या इन खबरों को लेकर के कितनी चर्चा हो रही है उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें स्टॉक की, स्टॉक काफी गजब चला है। एक महीने में 50% का रिटर्न दिया है। मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम रिटर्न पर चलते हैं, क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट यही कंपनी जाए बाहर में, हमें देखना है कि हमें कितना पैसा बनेगा, है ना। तो वो चीज आपको मैं दिखा देता हूँ। एक महीने में 50% का रिटर्न आपको मिल चुका है, 3 महीने में 57% का, 6 महीने में 100%, यानी पैसा डबल। ठीक है। और एक साल में देखेंगे तो 37%, 40% के आसपास का। यानी लंबे समय वालों के लिए फायदा नहीं है। अगर क्विकली आप यहाँ पर एंटर होते और निकल जाते 6 महीने में, तो 100% का आपका मुनाफा यहाँ पर तय था। पर किसको पता है कि कितने टाइम में कितना मुनाफा आपको मिल जाएगा, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे डेली एवरेज वॉल्यूम है 46% के आसपास का। कल भी अगर आप देखें तो 52% के आसपास यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। यानी कि जितनी भी खरीदारी हुई उसमें से 50% लोगों ने, 50% स्टॉक्स जो रहे हैं वो लंबे समय के लिए बाय किए गए हैं। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है। जो छोटी कंपनी है, आलोक इंडस्ट्रीज हो गई, या ट्राइडेंट हो गया, या फिर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, यहाँ पर सुजलॉन हो गया आपका, इन सभी स्टॉक्स में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिलीवरी जो है वो काफी हाई चल रही है। रीजन वही है कि छोटे स्टॉक्स को मौका मिल रहा है। बाजार जहां पर मंद है वहीं पर छोटी कंपनीज काफी बढ़िया गेन कर रही हैं। डिलीवरी अच्छी है, रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिला है। बात कर लेते हैं पहले बाजार की, कि बाजार के हालात कैसे। बाजार के हालात खराब है। आप ऑब्वियसली जानते हैं कि मार्केट ने आज अच्छा काम नहीं किया है। मार्केट आज शुरुआत बहुत अच्छी करता है, उसके बाद लगातार धड़ाम से नीचे गिरता है। प्रॉफिट बुकिंग हाई है यहाँ पर आई है। एफआईआई और डीआईआई ने दोनों ने मिल करके यहाँ पे बाजार को संभालने की कोशिश की, बट बिकवाली बहुत ज्यादा रही थी एफआईआई की तरफ से। अगर आप खासतौर पर बात करेंगे तो वहां पर मार्केट को पूरा का पूरा नीचे दबाने की कोशिश की गई। काफी ज्यादा बिकवाली यहाँ पर हुई। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में गिरावट हुई तेजी से। गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर भी, और गैप अप ओपनिंग निफ्टी 50 में भी हुई थी। उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं काफी सारे इंडेक्सेस में तो आपको रेड जोन दिख रहा है, यानी लाल निशान में बंद हुए हैं। वहीं पर कुछ इंडेक्सेस अपने आप को हरे निशान में बंद करने में थोड़ी कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल मार्केट में देखेंगे तो हालात खराब है, वीक है मार्केट आपका 2 से 3 दिनों में। ग्लोबली संकेत अच्छे नहीं है। इंडिया में भी जो इलेक्शन वगैरह आ रहा है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल इस समय पर हो सकता है। अब बात करते हैं अपने फेवरेट स्टॉक की। अब बात करें, देखिए सबसे पहले फंडामेंटल लेकर के चलो। स्टॉक ने अच्छा खासा काम किया, स्टॉक ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया। चार्ट काफी बढ़िया लग रहा है, काफी शानदार चार्ट लग रहा है इसका। टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है। खरीदारी करते हैं तो बहुत तगड़ा पैसा बनेगा। अब बात करेंगे आगे इस बारे में। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने किया क्या है। कंपनी ने 355 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आपका रेवेन्यू जनरेट किया, और 350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर आया। 32% के आसपास का मार्जिन यहाँ पर दिया, तगड़ा मार्जिन है। उसके बावजूद भी कंपनी ने क्या किया, लॉस किया। 170 करोड़ के आसपास का लॉस है। आपको लगेगा कि कंपनी का लॉस नैरो होना चाहिए था, बट 102 करोड़ का लॉस पिछली बार था, और वहां से लॉस बढ़ करके 170 करोड़ हो गया। उससे पहले 750 करोड़ का लॉस था, जो कि घट करके 100 करोड़ हुआ था, बट इससे घट करके होना चाहिए था इससे भी कम, पर वो घट कम नहीं हुआ, 170 करोड़ बढ़ गया। ओवरऑल अगर आप जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको यहाँ पर एक कंपनी लॉस में ही देखने को मिलेगी। कंपनी लगातार लॉस करती, लॉस कम होता है, लॉस ज्यादा होता है, बट लॉस होता ही होता है। कंपनी अपने एसेट्स को बेचती है और तब जाकर के अपना लॉस जो है वो मिनिमाइज करती है, बट उतने टाइम में और ज्यादा लॉस कर लेती है कंपनी। कंपनी मैनिपुलेटिव है थोड़ी सी, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि कभी कभी इसका वॉल्यूम बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा, कभी स्टॉक आपका न्यूट्रल हो जाएगा। थोड़े से शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें हम यहाँ पे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ नाम है यहाँ पे। एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को सितंबर क्वार्टर में जब बढ़ाया था, जून क्वार्टर में, उससे सितंबर क्वार्टर में फिर से कम कर दिया। अभी आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंडिंग यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसको दिखा करके बहुत ज्यादा पैसा कंपनी में आया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वो कंपनीज होती हैं जो कि थोड़ा स्टेबल, थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करती है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड ने इस रिस्की कंपनी को चुना, और इसी कंपनी को चुनने के पीछे उनका एक बड़ा मकसद पता नहीं क्या हो सकता है। वरना अगर अक्सर देखेंगे जिन लोगों को स्टॉक में निवेश नहीं करना होता है वो लोग म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनते हैं, और म्यूचुअल फंड में काफी ठीक ठाक उनको सेफली जाते हैं। बट म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। कंपनी के लिए एक बड़ी खबर, और इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि जो प्रमोटर्स है, यानी कि कंपनी के जो मालिक है, उनके पास सिर्फ 3.28% का ही स्टेक है, और वो सारा का सारा स्टेक जो रहा है वो बैंकों के पास कर्जे में डूबा हुआ है। 100% इनका
प्लेस्ड है, यानी कि इसको गिरवी रखा हुआ है। जो प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं भी, वो भी बैंकों के पास गिरवी पड़े हैं। कंपनी के प्रमोटर्स का कोई नुकसान नहीं होने वाला है अगर कंपनी डूबती है फिर भी। ये ध्यान रखना है रिटेल इन्वेस्टर्स को। कंपनी अच्छी है या बुरी है उसको आपको निर्धारित करना है, बट ये चीजें क्योंकि कंपनी के जो मालिक है उसके सारे के सारे शेयर जो है वो बैंकों के पास गिरवी पड़े हैं, कंपनी के पास बहुत तगड़ा कर्ज है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा वो ये कि कंपनी में एफआईआई का हिस्सा 0.08% के आसपास था, 0.12%। म्यूचुअल फंड ने 0.08 लगा रखा है। पब्लिक आप देखिए, पब्लिक ने 50% खर्च यहाँ पर निवेश कर रखा है। पब्लिक को बहुत मजा आता है किसी भी रिस्की कंपनी में निवेश करने में। उनको दिखना चाहिए कि मैंने तो 100 रुपए में 100 स्टॉक बाय कर लिया, 1000 रुपए में 1000 स्टॉक बाय कर ली, चाहे वो स्टॉक किसी काम के ना हो, रद्दी के भाव भी ना बिके हो स्टॉक। बट आपको नंबर्स में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, आप बाय नहीं करेंगे अच्छी कंपनीज को, बाय नहीं करेंगे, आप बाय करेंगे 1 रुपए 2 रुपए वाली कंपनी जो आपको लगे कि हाँ मैंने इस कंपनी के 20,000 शेयर्स अपने पास रखे हैं, 20,000 शेयर्स रखे हैं, जिस दिन भी बढ़ेगी करोड़पति बन जाऊंगा। ये केस में बहुत कम होता है। देखिए बिलीव मी, अगर आपको निवेश करना है तो आप स्ट्रॉन्ग कंपनी भी रखिए, रिस्की कंपनी भी रख सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखिए और 1% 2% अपने पोर्टफोलियो का पैसा इस कंपनी में, ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं। इसमें नहीं, ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी होनी चाहिए। आप देखिए बड़े नाम यहाँ पर शामिल हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदारी कर रखी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदारी कर रखी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आप देखिए 5% के आसपास की हिस्सेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 7.5% की हिस्सेदारी है। इंडियन ओवरसीज के पास 5% की, केनरा बैंक के पास भी 4% है, LIC के पास 3.5% के आसपास की, IFCI के पास 2%, IFCI जिसके पास कभी पैसा ही नहीं होता उन लोगों ने भी 2% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें ले रखी है। हुआ क्या, हुआ ये कि इन लोगों ने लोन दिया, लोन चुकाने में कंपनी असमर्थ थी, नहीं चुका पा रही थी, और यही कारण है कि इन लोगों ने अपने जो डेट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट करवा लिया। कंपनी जब भी ऊपर जाएगी तो ये लोग अपना जो लोन है वो रिकवर करवा पाएंगे, तब तक के लिए इनकी कंपनी में हिस्सेदारी बनी रहेगी। ओवरऑल अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कर्ज बहुत है कंपनी के ऊपर। ऐसे में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो रिस्की है, बहुत छोटी क्वांटिटी में आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ना जाएं। वीकली पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो वीकली पैटर्न काफी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, इसका काफी अच्छा नहीं है, यानी कि यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी थोड़ी सी है। और लॉस मेकिंग कंपनी जब भी रहती है तो उसका चार्ट इसी तरह का दिखाई देता है, एक ही जोन में एक ही रेंज में काफी टाइम पड़ा रहा। अभी के लिए अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश में जरूर है, कब तक निकल पाएगा, कितना निकल पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि स्टॉक में आपको कितना पैसा यहाँ पर बन सकता है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले बेहतरीन चार्ट आपको जो दिखाऊंगा मैं, वो आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक को लेकर के चर्चा बढ़ी जब एक ही महीने में 50% गेन किया। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, 1.75% के आसपास है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपके लिए एक आसानी से जो पहला गोल आपको मिलेगा 2 रुपए 30 पैसे के आसपास का आपको एक टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। इससे नीचे जो आपका सपोर्ट लेवल है, यानी कि जहां पर आपको स्टॉक आपका रुकता हुआ दिखाई दे सकता है, वो 1 रुपए 30 पैसे के आसपास में है। यानी कि अगर स्टॉक गिरता है, कंपनी गिरावट में आती है, तो 1 रुपए 30 पैसे के आसपास में आपको एक सपोर्ट लेवल आपका मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट लेवल का मेरा मतलब ये है कि भैया अगर कंपनी में गिरावट होगी थोड़ी बहुत भी, सपोर्ट लेवल आपको 1.30 के आसपास में है, 2.30 के आसपास का आपको टारगेट लेकर के चलना है। खरीदारी किसको करनी है, जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा हो, जिसको लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूं, मुझे पैसा डबल करना है अपना और मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। क्विक रिच स्कीम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यही सोच करके निवेश कर रखा है। मेरी राय यही रहेगी कि आप इसमें हाथ ना डालें तो ज्यादा बेहतर है। भले ही एक महीने में 50 नहीं 100% भी बढ़ जाती, मैं तब भी आपको यही कहता है कि ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर रहे जिसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है और 3% के आसपास की हिस्सेदारी ही इनके मालिकों के पास है। 3% इनके मालिकों के पास है, बाकी सारा बैंकों के पास रखा है। तो अगर ये कंपनी डूबती भी है तो मालिकों का बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैगडी भी अगर आप देखेंगे आपको बुलिश पैटर्न में जरूर दिखाई दे रहा है। चार्ट आपका ठीक ठाक है। देखिए मेरा काम है चार्ट को एनालाइज करना और मैंने एनालाइज करके बताया कि बेस यहाँ पर है, टारगेट यहाँ पर है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, टारगेट आपको क्या लेकर के चलना है, सपोर्ट कहाँ पर रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। फाइनल वर्डिक्ट जो मेरा रहेगा वो यही कि अगर हाथ ना डालो इसमें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। जैसा मैं कहता हूँ खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, ये कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। बट हाँ, मेरी राय यही रहेगी। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। किसी और स्टॉक में फंसे हुए, किसी और स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, हम उस पर वीडियो करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।